आइए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो बिहार बोर्ड का जो अभी 10th का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसमें जो 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हर बार जो है अक्सर दोहराया जाता है एग्ज़ाम में, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि f बराबर r/2 होता है। यानी फोकस इज इक्वल टू क्या होता है कि आ, जो रेडियस होता है उसका आधा होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर व्याख्या की बात करें तो किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि नेत्र लेंस, अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम होती है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी रेटिना के आगे बन जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष होती है। ये एक चीज आपको याद रखना है कि जो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है तब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप लोगों को पता होगा कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक है, पहले हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। प्रतिरोध यानी आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, आप सभी को पता होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता पी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी ओम मीटर। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से एक और हमारा जो क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना जो है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण का जस्तीकरण भी हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा जो अगला पांचवा क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि किसी उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसको हम लोग देखेंगे। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हमको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कुंडली या प्रतिरोधक में कोई ध्रुवीयता नहीं होती, जबकि बैटरी और मीटरों में प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर आपने भी कभी बैटरी देखा होगा या यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडली यानी कॉइल में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरह से अगला हमारा जो एक क्वेश्चन है वो है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि सामान्य आंख जो है उसका स्वस्थ आंख का जो दूरी डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? आपको सबसे पहले तो पता होगा कि श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत
प्रकाश इसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए यह सबसे अधिक झुकता है यानी विचलित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा था ना, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो वो हो जाएगा बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा विचलित होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब यानी आप लोग इलेक्ट्रिक लाइट जो देखते हैं आपके घरों में जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आपको सबको पता होगा कि ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। अब देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, यानी वो जल्दी से नहीं पिघलता है। ठीक है, इसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना तापमान मिलेगा तब जाकर ये पिघलेगा। ठीक है, तो होता है, इसलिए यह उच्च ताप पर पिघलता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो फिलामेंट के लिए यूज करते हैं वो किसका करते हैं, टंगस्टन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अब हम लोग चलें तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम में किसका मान अचर यानी कांस्टेंट होता है। अब ऑप्शन है हमारा विभवांतर, और उसके बाद है धारा का, फिर है ताप का, और इनमें से कोई नहीं। तो अब ओम का जो नियम होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप और अन्य भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहे तो V जो होता है वो समानुपात होता है किसके, I के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ताप, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, जो कि है फिजिक्स का ही, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आप देखिए यहाँ पे है सीधा है, उल्टा है। अब हम लोग अगला अगर देखें, यहाँ पे क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है सी नंबर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जरा सा एक्सप्लेनेशन आप देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक का मतलब है होता है उल्टा, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी नंबर। ठीक है, बी यानी उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो उल्टा होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हमेशा आप लोग लगाइएगा बी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर, सॉरी केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फिजिक्स यानी केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, या 14। आप लोग बताइए कि क्या होता है उदासीन, यानी जिसमें कि कोई भी वो ना हो, टेस्ट ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पीएच स्केल पर 7 उदासीन, जैसे कि शुद्ध जल 7 से कम, मतलब 7 से 7 के बराबर नहीं उदासीन, जैसे शुद्ध जल। ठीक है, जल का कोई टेस्ट पता होता है, नहीं होता है, यानी वो उदासीन है, न्यूट्रल है। 7 से कम अगर रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, मतलब उसका जो टेस्ट है वो अम्ल के लगेगा, ऐसा लगेगा नमक के जैसा। और 7 से अधिक यानी क्षारीय, वो 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 के बराबर होता है उदासीन। तो यहाँ पे क्या करा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर, यानी आंसर हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक चींटी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि चींटी का जो है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, मेथनोइक अम्ल के कारण चींटी के काटने पर जलन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
मेथेनोइक अम्ल, यानी मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, तो इसीलिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग अगर चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग को भी पता होगा कि नमक जो होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, मतलब Na से हो गया सोडियम, Cl से हो गया क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी मैंने बना के रखा है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 14, यानी सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है Hg यानी मरकरी हो गया, Ag यानी ये गोल्ड का होता है, Cu यानी कॉपर, Na मतलब सोडियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम और सोडियम बहुत क्रियाशील होते हैं, इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम, और सबसे पोटेशियम और सोडियम। लेकिन पोटेशियम और सोडियम में से भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? तो होता है सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी Na सोडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अब 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये है कि खाने वाले सोडा का क्या होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। किसको? यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, SODIUM, कार्बोनेट CARBONATE। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला? Na, और कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। Na2CO3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CO3, सॉरी इसको गलत है, Na2CO3, ये हो जाता है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत हो गया थोड़ा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि दे रखा है यहाँ, क्या हो जाता है इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम, DIUM, BICARBONATE, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NaHCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथीन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, एथीन को हम लोग लिखते हैं, एथीन यानी एथीन को लिखते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है? C2H4,
और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें आबंध, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने हैं, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, मतलब लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोग को पता होगा अगर, तो होता है इसका 26, यानी आंसर हो जाएगा लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 26, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीतल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास का उदाहरण है। पीतल यानी ब्रास का उदाहरण क्या है, पीतल तांबा Cu और जस्ता Zn का मिश्रण है। यानी पीतल जो होता है, पीतल जो है तांबा प्लस जास्ता का मिश्रण है, ठीक है। तो तांबा को यानी कॉपर बोलते हैं और जास्ता को जिंक बोलते हैं, Zn, ठीक है। तो इसका ये मिश्रण होता है कौन, पीतल। तो अब ये जो मिश्रण है ये क्या है, एक मिश्र धातु है ना। तो अगर दोनों मिल के बनाए तो क्या हो गया, ये एक मिश्र धातु हो गया, मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु जब हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन, अगर अम्ल और प्लस क्षार को मिलाएंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लवण, ठीक है। यानी अब अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 28th क्वेश्चन है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों, अब लोग हम यहाँ देख सकते हैं कि उसका जो होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो ये होता है फॉर्मूला, ये अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, H2SO4, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किससे, बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से। एक क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी जो खुद से पोषित करता है, क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल, इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब हरा पौधा जो है वो किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जरूरी, क्लोरोफिल भी चाहिए, फिर से आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि
इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन कि वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन जो है वो रक्त को छानने का कार्य करता है, यानी वृक्क जो यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं है। तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, तो रक्त जो ब्लड होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, उसी को हम लोग तरल बोलते हैं। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाता है? यह एक उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज। तो सी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फूल में नए प्रजनन अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? तो फूल में जो नया प्रजनन अंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर यानी स्टेमेन। आप लोग देखे होंगे जो नया नया जो फूल होता है तो उसमें ऐसा ऐसा रहता है कुछ कुछ ना, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है। द्विखंडन क्या कहलाता है? द्विखंडन वो कहलाता है वो अमीबा में भी होता है। द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी, लीशमैनिया में भी, और तो इसमें तीनों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लीशमैनिया में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसे अनु किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर अनुवांशिकता के नियम दिए थे। किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम दिए थे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये चार्ल्स डार्विन, ये नहीं होगा, बी यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरा पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। तो हरे पौधे को हम लोग कहते हैं उत्पादक, यानी ए इज द राइट आंसर। उत्पादक इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मछली का श्वसन अंग है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो मछली का आप सभी को पता होना चाहिए कि मछली का जो श्वसन अंग है उसको हम लोग गिल्स कहते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। आंसर नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गिल्स, GILS, गिल्स इज द राइट आंसर। GILLS होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं?
आप सभी को ये पता होगा कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़े यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने टोटल हो जाते हैं? 23 जोड़े, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर, वो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र में, यानी स्टोमाटा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी स्टोमाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है लीवर से, यानी यकृत से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लीवर, यकृत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इथाइल इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये बनता है अवाय अवायवीय श्वसन तंत्र में, यानी एनारिबोइक में बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है 36 नंबर। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये आप सभी को पता है। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, सोचने के लिए जरूरी, सही बात है। हृदय स्पंदन के लिए, सही बात है कि अगर हृदय में स्पंदन होता है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है। ठीक है ना। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी बात सही है। अगर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग का होना, जो मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी इनमें से सभी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का नाम है, नर यानी मेल। मेल हार्मोन का क्या नाम है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है इसका नाम, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ठीक है, तो ये पकड़ता है कुटपाद के द्वारा, यानी पेसिडोपिडिया के द्वारा। यानी अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहाँ पे केचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लानेशन देखते हैं दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ये कह रहा है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है होगा दलपुंज, अंडाशय, परागकण, स्त्रीकेश। तो
अब पराग कोश में क्या पाया जाएगा, तो ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पराग कण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी पराग कण। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है 40, और ये 40 के 40 जो क्वेश्चन है, 40 के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस 40 के 40 क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं और भी सेट्स लेके आऊँगा वैसे तो। सो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को रट लीजिए और अच्छा मार्क्स जरूर आ जाएगा आपका। ये 40 में से आप रख के चलो 10 तो फिक्स ही है, ठीक है। और भी हम सेट्स लेके आएंगे, उससे और भी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।